नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त विभोर मोहता एक बार फिर से हाजिर हूँ करंट अफेयर की नई क्लास के साथ, जिसमें मैं लेकर आया हूँ आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बने होंगे आज रात तक की सुर्खियों से और जो आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के 10 क्वेश्चनों को आज के मोटिवेशन कोटेशन के साथ। आज का मोटिवेशन कोटेशन आपके लिए जो आपको पूरे दिन ऊर्जावान बनाए रखेगा। थोड़ी ठोकर थोड़ा दर्द, ये भी तेरा इम्तिहान है। जो हार गया वो टूट गया, जो डटा रहा वही महान है। दोस्तों, जब हम स्टूडेंट लाइफ में होते हैं तो हर पल हमें अलग अलग परेशानियों का सामना करना होता है। किसी के पास फाइनेंशियली दिक्कत है, यानी पैसों की दिक्कत है, किसी के पास समय की दिक्कत है, किसी के पास सुविधाओं का अभाव है। फिर भी इन सब के बावजूद जो मेहनत करता रहा, जो डटा रहा, जो पढ़ाई में लगा रहा, वो एक दिन जरूर अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा और सफलता का सूरज जरूर उसके मस्तक पर अपनी रोशनी बखेरेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। आज का पहला क्वेश्चन आपके लिए, हाल ही में पारित खनिज एवं खनिज संशोधन विधेयक 2025 का प्रमुख उद्देश्य क्या है। हाल ही में दोस्तों क्या हुआ है, हाल ही में जो हमारी संसद इसमें एक बिल पेश हुआ, यानी एक विधेयक पेश किया गया। और किसके द्वारा पेश किया गया? जो हमारे खनिज मंत्री हैं। और हमारे खनिज मंत्री कौन है? जैसा कि आप जानते हैं, जी किशन रेड्डी इनके द्वारा एक विधेयक पेश किया गया। वो विधेयक है खनिज एवं खनिज संशोधन विधेयक 2025। ये खनिज विधेयक इस बार संसद से क्या किया गया? पास किया गया। और इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हाल ही में जैसा विश्व में राजनीतिक संकट गहराया हुआ है, हर कोई देश अपने देश को आगे बढ़ाना चाहता है और दूसरे देश को पीछे खींचना चाहता है। जैसा कि हमने अभी भारत और अमेरिका के संबंधों में देखा कि दोनों के बीच व्यापार के लिए युद्ध रहा, उसी बीच भारत और चाइना के बीच पिछले कुछ समय में व्यापार के लिए युद्ध जैसी स्थिति बनी रही। उसी क्रम में जो ये खनिज है, इस पर चाइना का एकाधिकार है। विश्व का 80 से 85% खनिज कहां पर? चाइना में ही निकाला जाता है। उसके पास है नहीं, लेकिन वो क्या है? प्रोसेस कर लेता है, दूसरे देशों से कच्चा माल मंगाकर उसको रिफाइन कर लेता है। चीन ने ये कैपेसिटी अपने यहाँ पर डेवलप की हुई है। भारत भी अब अपनी उपयोग के लिए, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए नई खनिज नीति लेके आया है। ये खनिज नीति कौन सी है? तो खनिज एवं खनिज संशोधन विधेयक 2025 उसने संसद से पास किया है। इसके द्वारा क्या होगा? इसके द्वारा भारत में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि यह विधेयक लिथियम, कोबाल्ट और जैसे इलेक्ट्रॉनिक वाहनों में और नवीकरणीय ऊर्जा के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण खनिजों पर क्या करेगा? ध्यान देगा। खनिज के जो हमारे पास आधुनिक संसाधन है उनको और बढ़ा देगा, यानी हम आधुनिक तरीके से खनिजों का क्या करेंगे? अपनी भूमि से निकाल सकेंगे। यहाँ पर एक जानने वाली बात क्या है कि भारत दुनिया में जितना भी देशों के पास खनिज भंडार है, तो भारत उस खनिज भंडार में तीसरा सबसे महत्वपूर्ण दुर्लभ मृदा और महत्वपूर्ण खनिजों के रखने वाला देश है, यानी भंडारण में तीसरा, दुनिया में तीसरा खनिज और दुर्लभ मृदा के भंडार रखने वाला देश है। समझे? यानी जितना विश्व में देशों के पास भंडार है, उसमें रैंकिंग में तीसरे स्थान पर भारत आता है। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि भारत विश्व में उत्पादन का सिर्फ 1% ही अपने यहाँ पर उत्पादन करता है। तो इसका उत्पादन कितना है? जबकि उत्पादन
खनिज का उत्पादन कितना करता है, तो 1% खनिज का उत्पादन करता है। यानी हमने अपनी जो हमारे पास संसाधन है उनका उपयोग कभी किया ही नहीं, हम दूसरे के ऊपर ही डिपेंडेंट रहे। इसीलिए चाइना कभी भी भारत को आंख दिखा देता है, क्योंकि चाइना के पास इन खनिजों की मोनोपोली है, एकाधिकार उसके पास है। अब उस एकाधिकार का फायदा उठाते हुए कभी भी चाइना किसी भी देश को क्या करता है, आंखें दिखा देता है। जैसा कि आपने अमेरिका और चाइना के केस में भी देखा होगा, भारत से पहले अमेरिका चाइना पर टैरिफ लगा चुका था और उसके टैरिफ लगभग 150% तक पहुंच गए। लेकिन इन खनिजों के बल पर ही चाइना ने अमेरिका को झुका दिया। इसका मुख्य कारण क्या था कि इस खनिजों पर चाइना का एकाधिकार है। अगर चाइना इन खनिजों को बंद कर देगा तो अमेरिका की जो मार्केट है वो धराशायी हो जाएगी, क्योंकि वहां की इंडस्ट्री को इन खनिजों की जरूरत है। तो ये महत्वपूर्ण है, आप इस दृष्टि से समझ सकते हैं। तो भारत ने भी अब क्या किया है, आधुनिक स्तर पर खनिजों का निकालने के लिए या खनन करने के लिए नया क्या लाई है, बिल लाई है और इसको कानून बना दिया गया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। इसका ऑप्शन क्या हुआ, महत्वपूर्ण खनिज उत्पादन को बढ़ावा देना, इसका क्या है उद्देश्य है, जिससे हम अपने खनिजों को उत्पादन को बढ़ा सके और भारत इस दिशा में आत्मनिर्भर बन सके। इसी के लिए ये मिनरल्स अमेंडमेंट बिल 2025 लाया गया है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आज का हमारा, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ समुद्री सहयोग बढ़ाने हेतु संयुक्त कार्य समूह की गठन किया है। जैसे ही अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगाए और भारत पर प्रतिबंधों की घोषणा कर दी, भारत ने क्या किया, भारत ने सोचा कि अमेरिका के सामने हाथ जोड़ने से अच्छा है मेरे पास जितने और देशों के पास ऑप्शन है उनको मैं एक्सप्लोर कर लूं। यानी अपने दूसरों देशों के साथ जो संबंध मैंने बनाए हुए हैं उनका फायदा उठाकर मैं अपना व्यापार उन देशों के साथ बढ़ा सकता हूं। इसी क्रम में जो भारत है उसने एक क्या बनाया है, समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए एक संयुक्त कार्य समूह यानी जॉइंट वर्किंग कमेटी का निर्माण किया है। ठीक है, ज्वाइंट कमेटी बोले या ग्रुप का निर्माण किया है, जिसे हम JWG के नाम से जान रहे हैं। और ये किस किस के बीच हुआ है, तो ये भारत प्लस सऊदी अरब के बीच, दोनों देशों के बीच ये क्या हुआ है, ये कार्य समूह बनाया गया है। अब इस कार्य समूह का क्या कार्य होगा, ये निरंतर दोनों देशों के, जो हमारे दोनों देश हैं कौन कौन से, सऊदी अरब प्लस भारत, ये क्या करेंगे, निरंतर बैठक करेंगे, JWG बैठक करेंगे, टाइम पर बैठक करेंगे। और ये किस क्षेत्र में कार्य करेंगे, तो भारत का जो समुद्री सुरक्षा है, ये समुद्री सुरक्षा व्यापार, समुद्री सुरक्षा हुई, व्यापार हुई, ये जितने भी समुद्र के कारण जो व्यापार होते हैं या लॉजिस्टिक का सामान आता जाता है, नौवहन सेवाएं हैं, तो यहाँ पर लिख लेते हैं नौवहन सेवाएं हो गई या लॉजिस्टिक। तो ये जो क्षेत्र हैं इनमें समुद्री सुरक्षा को बढ़ाना, व्यापार को बढ़ाना, नौवहन और लॉजिस्टिक की सुविधाओं को बढ़ाने पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो पर चर्चा करने के लिए क्या किया गया है, चर्चा करने के लिए इनका गठन किया गया है। तो किन दो देशों के बीच हुआ है, भारत और सऊदी अरब के बीच हुआ है। तो इसका ऑप्शन हो गया ऑप्शन बी, सऊदी अरब। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 अब देख लेते हैं सऊदी अरब। अगर मैं इसको जूम कर लूं तो ये हो गया हमारा प्यारा भारत, ये हमारा प्यारा भारत। और भारत से अगर हम कहां पर चलते हैं, अगर हम भारत से पश्चिम की ओर चलते हैं तो यहाँ पर एक प्रायद्वीप है जो कि जिसे हम अरब प्रायद्वीप के नाम से जानते हैं। कौन सा प्रायद्वीप है, तो ये है हमारा अरब प्रायद्वीप। प्रायद्वीप क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रायद्वीप जो पृथ्वी का भाग 3 ओर से पानी से घिरा हो उसको हम प्रायद्वीप के नाम से जानते हैं। तो ये देखिए यहाँ से और ये तीनों तरफ से प्रायद्वीप से पानी से घिरा है, इसको हम
प्रायद्वीप कहते हैं। और अरब प्रायद्वीप जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप। ठीक है, तो दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा हो गया, तो अरब प्रायद्वीप। ठीक है, इसके साथ हम क्या कर रहे हैं, सऊदी अरब के साथ। तो यहाँ पर प्रायद्वीप हुआ, और इस प्रायद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो वो सऊदी अरब है। सऊदी अरब इस प्रायद्वीप का सबसे बड़ा देश है। और इसकी राजधानी, राजधानी याद रखेंगे, इसकी राजधानी रियाद, रियाद सऊदी अरब की राजधानी है। रियाद को हम सऊदी अरब की राजधानी के नाम पर जानते हैं। वहीं सऊदी अरब की मुद्रा, तो यहाँ की मुद्रा रियाल है। रियाद यहाँ की राजधानी और रियाल यहाँ की मुद्रा, रियाल और रियाल। ठीक है, तो ये इसके साथ हमने किया है। साथ ही अगर मैं बात करूं सऊदी अरब की, सऊदी अरब में मरुस्थल पाए जाते हैं। तो कौन से मरुस्थल हैं, तो यहाँ मुख्यतः दो मरुस्थल पाए जाते हैं। एक है रब अल नैफूद, अल नैफूद और रब अल खाली, रब अल खाली और अल नैफूद, नैफूद। तो ये दो रेगिस्तान कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये सऊदी अरब में पाए जाते हैं। सऊदी अरब के बारे में और बात करें तो यहाँ का जो टेरेन है या जो भौगोलिक स्थिति है, एक तरफ ये लाल सागर से घिरा है और एक तरफ ये फारस की खाड़ी से। यहाँ पर एक जल संधि है जिसको हम बाबे मंडल के नाम से जानते हैं। किस जल संधि के नाम से, तो बाबे मंदेव, बावल मंदेव के नाम से हम इसे जानते हैं। और ये जो बावल मंदेव है, ये दो जल भागों को जोड़ती है। किसको जोड़ेगी, तो ये लाल सागर को किससे जोड़ेगी, तो अदन की खाड़ी से जोड़ती है। अदन की खाड़ी से जोड़ने वाली जल संधि कौन सी हो गई, तो ये बाबे मंदेव जल संधि हो गई। इसके उत्तर में एक जल संधि है जिसका नाम है हॉर्मुज, हॉर्मुज जल संधि, हॉर्मुज जल संधि। और ये किस किस को जोड़ती है, तो ये फारस की खाड़ी को, ये फारस की खाड़ी को किससे जोड़ेगी, तो ये जोड़ेगी ओमान की खाड़ी से, ओमान की खाड़ी से जोड़ती है। ओमान की खाड़ी से फारस की खाड़ी को जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है, तो वो हमारी हॉर्मुज जल संधि है। अब अगर मैं बात करूं सऊदी अरब, तो भारत और सऊदी अरब के बीच में कुछ युद्ध अभ्यास होते हैं। तो युद्ध अभ्यास कौन कौन से होते हैं, तो सबसे जो महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास है वो है अल महमूद अल हिंदी। ये अभ्यास भारत और किसके बीच होता है, तो ये अभ्यास भारत और सऊदी अरब के बीच किया जाता है। ठीक है, तो ये पूरी जानकारी आपको सऊदी अरब के बारे में। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आज का, हाल ही में किस देश ने भारत के लिए दुर्लभ पृथ्वी और उर्वरक निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंध हटाने का पर सहमति जताई है। तो अभी क्या हुआ, अभी जो चीन के विदेश मंत्री हैं, चीन के विदेश मंत्री, और इनका नाम क्या है, तो इनका नाम है वांग ही। वांग ही ये क्या थे, ये भारत की यात्रा पर थे, भारत की यात्रा पर आए। और भारत की यात्रा पर आए तो इन्होंने क्या किससे मुलाकात की, तो इन्होंने एस जयशंकर जो हमारे क्या हैं विदेश मंत्री, इनसे मुलाकात की। उसके बाद ये मिले हमारे सुरक्षा सलाहकार हैं, सुरक्षा सलाहकार, उनका नाम क्या है, अजीत डोवाल जी से मिले। और लास्ट में इनकी मुलाकात कराई गई प्रधानमंत्री मोदी जी से ये मुलाकात करते हैं। और उसके बाद ये घोषणा करते हैं कि जो चाइना ने 3 चीजों पर प्रतिबंध लगाए हुए थे, अभी तक चाइना ने, हमारे और चाइना के बीच जो संबंध थे वो क्या थे, थोड़े खराब स्थिति में थे। वहां पर चाइना से आने वाले
सामानों पर चाइना ने प्रतिबंध लगा दिया था। तो इसमें कौन कौन से सामान थे? तो इसमें एक तो थी ड्रिलिंग मशीन, जो चट्टानों को काटकर सुरंग बनाने वाली मशीन है, उसका भी प्रतिबंध चाइना ने लगा दिया था। ठीक है, तो अभी क्या हुआ? तो उर्वरकों पर और सुरंग बनाने वाली मशीन और दुर्लभ मृदा पर क्या किया है इन्होंने? प्रतिबंध हटा दिया है। और इसका फर्क क्या पड़ेगा? इसका फर्क ये होगा कि आने वाले समय में, जो पिछले कुछ समय में हमने भारत में यूरिया की या उर्वरकों की दिक्कत भारत में देखी थी, उसकी पूर्ति अब हो जाएगी, क्योंकि चाइना बहुत सस्ते उर्वरक उपलब्ध कराता है और भारत का पड़ोसी होने के कारण यहाँ से भारत को वो सस्ते दामों पर आयात शुल्क कम लगने के कारण उपलब्ध हो जाते हैं। तो अब ये जब व्यापार में प्रतिबंध हट गया है तो भारत के लिए ये लाभदायक सौदा। साथ ही यहाँ पर इन्होंने रेयर अर्थ मैग्नेट इस पर भी प्रतिबंध हटा दिया है। ये कहाँ उपयोग में आती है? तो ये हमारे ऑटोमोबाइल यानी जो हमारी कार बनाने वाली फैक्ट्रियां हैं, उनमें इसका प्रयोग किया जाता है। आपने देखा होगा कि आजकल कारों की लंबी लंबी बुकिंग चल रही है। उसका कारण क्या है? कि भारत में जो रेयर अर्थ मेटल है, ये उपलब्ध नहीं था, क्योंकि ये चाइना से आता है और चाइना ने इस पर प्रतिबंध लगाया हुआ था। तो भारत की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा था। इसी कारण अब जब भारत ने चाइना के साथ अपने संबंधों को सुधारा है, तो इसका फायदा हमें अनेक क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। ठीक है, और इन संबंध सुधारने के पीछे सबसे बड़ा हाथ किसका है? तो अमेरिका के जोगिंदर का है, क्योंकि उन्हीं के कारण हमारे यहाँ क्या हुआ कि हमारे यहाँ चीन की तरफ नजदीकियां बढ़ी हैं और दोनों अपने जो संबंध है उनको सुधारने की दिशा में प्रयासरत हैं। ठीक है, तो अभी क्या हुआ है? तो चाइना ने क्या किया है? हमारे यहाँ पर उर्वरकों की आपूर्ति के लिए प्रतिबंध हटा दिए हैं। ये देखिए, वांग वी है, पहले हमारे एस जयशंकर जी से मिले, उसके बाद अजीत डोभाल जी से, और फिर इनकी मीटिंग हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ हुई है। इसी के साथ भारत ने और चाइना ने अपने जो थल मार्ग से व्यापार होता था, थल मार्ग से कहां से? तो भारत और चाइना के बीच जो व्यापार का थल मार्ग से तीन दर्रों से भारत और चाइना के बीच पहले व्यापार होता था, तो उनसे व्यापार जारी रखने की बात कही है। किन से होता था? तो यहाँ पर है हमारा हिमाचल प्रदेश, और यहाँ पर है उत्तराखंड, और यहाँ पर है हमारा सिक्किम। यहाँ पर 3 दर्रे हैं। सिक्किम में कौन सा? नाथुला दर्रा। ठीक है, जो भारत के सिक्किम को किससे? तिब्बत से जोड़ता है, यानी चाइना से जोड़ता है। वहीं पर हमारे उत्तराखंड में है लीपू लेक दर्रा, ये भी क्या जोड़ता है? कि भारत को चाइना से जोड़ता है। और हमारे हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा है जिसका नाम है सिप किला दर्रा। तो इन तीनों दर्रों से भारत ने चाइना से व्यापार करने के लिए अनुमति दी है, यानी दोनों के बीच संबंध सुधरे हैं और इन तीनों दर्रे से थल मार्ग से व्यापार अब शुरू हो जाएगा। ये जो लिपू लेक दर्रा है, इसको लेकर नेपाल ने चेतावनी दी है। और चेतावनी क्या है? कि दोनों देश इससे व्यापार नहीं कर सकते, क्योंकि भारत ने ये चाइना की जमीन कब्जाई हुई है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर एक जगह है जिसको नेपाल अपना बताता है, और इस जगह का नाम है काला पानी। अगर आपसे पूछे कि काला पानी विवाद किस दो देशों के बीच है, तो काला पानी विवाद भारत और नेपाल के बीच है। अब नेपाल ने चेतावनी जारी की है कि आप यहाँ से व्यापार नहीं कर सकते, हमारा ये क्षेत्र है। लेकिन सब लोग जानते हैं कि ये भारत के अधीन है और लंबे समय से भारत का इस पर अधिकार रहा है। तो इसकी जो धमकियां हैं उसको चाइना ने भी दरकिनार कर दिया है, क्योंकि चाइना नेपाल का उपयोग भारत के खिलाफ करता था। अब जब भारत के संबंध चाइना से अच्छे हो रहे हैं, तो उसने नेपाल को भी दरकिनार कर दिया है। ठीक, तो ये हो गया हमारा पूरा क्वेश्चन नंबर 3।
चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में वन फ्री जोन पासपोर्ट योजना किस शहर में शुरू की गई है? तो अभी हमारा जो दुबई है, यूएई के दुबई में क्या हुआ है, यहाँ के दुबई में एक सुविधा शुरू की गई है। क्या है योजना का नाम? तो इसका नाम है फ्री जोन पासपोर्ट सुविधा। ये सुविधा शुरू की गई है। अब इसका उद्देश्य क्या है? जो हमारा दुबई है, जैसा कि हम जानते हैं, ये यूएई का हिस्सा है और यूएई में सात क्या है अमीरात हैं। उन अमीरात में से 7 अमीरात में से एक अमीरात दुबई है। तो अब इन्होंने क्या किया है, जो इनकी लाइसेंसिंग क्या थी, लाइसेंसिंग प्रक्रिया थी, इसको सरल कर दिया है, प्रक्रिया को सरल किया है। और सरल करके इन्होंने क्या कर दिया, इसको सरल करके इन्होंने ये कर दिया कि अगर आपकी कोई कंपनी है और वो एक बार लाइसेंस ले लेती है तो वो जितने भी इस अमीरात के क्षेत्र हैं वहां पर क्या कर सकती है, वहां पर अपना काम कर सकती है। ठीक है, फ्री जोन में काम कर सकती है। तो इसमें क्या होगा कि इस एक लाइसेंस के माध्यम से कोई कंपनी दुबई के सभी फ्री जोन जो क्षेत्र हैं या फ्री जोन क्षेत्र में क्या कर सकती है, व्यापार या काम कर सकती है। ठीक है, तो ये किसने किया है, दुबई ने किया है। दुबई एक अमीरात है यूएई का, जिसने ये सुविधा अभी जारी की है। अब बात करें यूएई की, इसकी यूएई, तो ये एक हो गया क्या है, फ्री जोन पासपोर्ट इन्होंने जारी कर दिया है, जो मिलते ही आप पूरे यूएई के एक अमीरात में सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। चलिए अब देखते हैं यूएई आपको ये दिख रहा है छोटा सा देश यूएई। इसमें इसकी राजधानी, तो इसकी राजधानी आबू धाबी इसकी राजधानी है। तो इसकी राजधानी क्या हुई, आबू धाबी। अगर बात करूं इसकी मुद्रा की, तो यहाँ की मुद्रा दिरहम यहाँ की मुद्रा है। ठीक है, ये भी अरब प्रायद्वीप का हिस्सा है। अगर बात करूं यूएई में, तो यूएई में 7 अमीरात हैं। 7 अमीरात कौन कौन से हैं? तो पहले अमीरात का नाम है दुबई, दूसरा अमीरात शारजहां, तीसरा फुजैह। ठीक है, तो फुजैह तीसरा अमीरात हुआ। उसके बाद दुबई, शारजहां, चौथा आबू धाबी, ये इसका चौथा। और 5वां इसका हुआ अल नजह या अल अजनान, ये 5वां। छठा हुआ इसका, छठा जो है वो है अमन अल कुवैत। और जो 7वां और अंतिम अमीरात है उसका नाम है रास उल खमैन। तो ये 7 अमीरात हैं जिनसे मिलकर यूएई बना हुआ है। अब यूएई और भारत दोनों आपस में कुछ अभ्यास करते हैं। और कौन कौन से अभ्यास है? तो उनका नाम है डेजर्ट साइक्लोन युद्ध अभ्यास। किसके साथ? भारत के साथ। युद्ध अभ्यास भारत और यूएई, भारत प्लस यूएई। और इनके बीच कौन कौन से अभ्यास है? तो एक अभ्यास है इनके बीच डेजर्ट साइक्लोन, और दूसरा है डेजर्ट फ्लैग। कौन सा है? तो डेजर्ट फ्लैग। ये दोनों अभ्यास किसके बीच होते हैं?
तो दोनों अभ्यास यूएई और भारत के बीच होते हैं। ये डेजर्ट साइक्लोन है, ये नौसेना का अभ्यास है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। और आज का क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में श्रम श्री योजना, श्रम श्री योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो हमारे जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, उनको अब चुनाव आने लगे हैं नजदीक, तो उनको शर्म की याद आई है। और शर्म किसके लिए आई है? कि शर्म इसलिए आई है क्योंकि अब वो बोल रही हैं पश्चिम बंगाल से जो श्रमिक दूसरे प्रदेशों में काम करने के लिए गए हैं उनको अपने प्रदेश वापस आना चाहिए, और अगर वो ऐसा करते हैं तो उनको प्रति माह 5,000 रुपये दिए जाएंगे। कब तक दिए जाएंगे? तो अगले 12 महीने तक, या जब तक उनको काम नहीं उपलब्ध करा दिया जाता, जब तक उनको 5,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। तो किस लिए किया गया है? जिससे प्रवासी मजदूर वेस्ट बंगाल में वापस आ सके, इसके लिए किया गया है। मेन कारण क्या है? मेन कारण है कि बंगाल में चुनाव है। ठीक है, तो अभी कहां पर? पश्चिम बंगाल में। किसने किया है? तो यहाँ की सीएम ममता बनर्जी ने क्या किया कि प्रवासी मजदूरों को वापस बुलाने के लिए क्या किया? इन्होंने अपील की है, बुलाने के लिए अपील की है। और अपील क्या है कि आप अगर वेस्ट बंगाल में वापस आते हैं तो 12 माह या काम मिलने तक 5,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। तो ठीक है, ये एक प्रकार की रिश्वत हो गई कि आप हमारे यहाँ आइए और वोट डालिए, हम आपको 5,000 रुपया देंगे। क्योंकि ये चुनाव के टाइम पे ही इसलिए याद आती हैं। अगर उनको प्रवासी मजदूरों की इतनी चिंता थी तो उन्होंने पिछले जो 10 साल से वो या 15 साल से सीएम बनी हुई हैं, उस दौरान उन्होंने अपने वेस्ट बंगाल में इंडस्ट्री का विकास क्यों नहीं किया? क्यों उनके मजदूरों को राज्य छोड़कर बाहर जाना पड़ता है काम करने के लिए? अगर वो वहीं पर उनको रोजगार उपलब्ध कराती तो वो बाहर नहीं जाते, क्योंकि किसी को भी पसंद नहीं है वो अपना गांव, अपना राज्य छोड़कर दूसरे राज्य में प्रवासी मजदूर की भूमिका निभाए। ठीक है, तो अभी ये क्या हुआ है, 12 महीने तक क्या मिलेगा इनको? 5,000 रुपया मिलेगा। ठीक, तो किसने किया है? पश्चिम बंगाल ने किया है। बात करें पश्चिम बंगाल की और ममता बनर्जी की, तो ये ममता बनर्जी है अपना चश्मा ठीक करते हुए, क्योंकि अब चुनाव आ रहे हैं तो चश्मे में सबको देखना होगा अच्छे से कहां पर मेरी कमजोरी है और कहां पर मैं दूसरे जो लोग हैं उनको पागल बना सकती हूँ उनका वोट लेने के लिए। तो ये है हमारा पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल ये रहा। ये किस किस से सीमा बना रहा है? तो ये सिक्किम से ऊपर, सिक्किम से सीमा बनाता है, इधर भूटान से सीमा बनाता है, इधर नेपाल से सीमा बनाता है, इधर बांग्लादेश से सीमा बनाता है, बांग्लादेश से सीमा बनाता है। तो ये भारत का एकमात्र राज्य है जो 3 देशों से सीमा बनाता है। आप ध्यान रखेंगे, एकमात्र राज्य जो 3 देशों से सीमा बनाता है। बाकी ऐसा अरुणाचल प्रदेश भी है, लेकिन ये इधर 3 राज्यों से सीमा बना, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। और राज्य कौन कौन से हैं? तो एक सिक्किम हो गया, एक असम हो गया। सिक्किम, असम, बिहार, झारखंड और उड़ीसा, इन सब से सीमा साझा करने वाला राज्य है। ठीक है, अगर बात करूं मैं बंगाल की, तो बंगाल की सीमा तो सीएम तो कौन हुई? ममता बनर्जी इसकी सीएम हो गई। यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो यहाँ के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है सीवी आनंद बोस यहाँ के राज्यपाल हैं। अच्छा, पेन चेंज कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ सीवी आनंद बोस यहाँ के राज्यपाल हैं। अगर बात करूं यहाँ लोकसभा सीटों की, तो 42 लोकसभा सीटें हैं, राज्यसभा की 16 सीटें हैं, और जो विधानसभा है यहाँ पर विधानसभा में
295 सीटें हैं, यानी 295 सीटों पर चुनाव होने के बाद यहाँ पर मुख्यमंत्री का चुना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गई इसके बारे में। और इसके बारे में वेस्ट बंगाल के बारे में त्योहार देख लेते हैं, कौन कौन से त्योहार हैं। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा प्रमुख त्योहार है वो है दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा यहाँ का सबसे प्रमुख त्योहार है। साथ ही यहाँ का एक त्योहार दही चूड़ा उत्सव, दही चूड़ा उत्सव भी यहाँ का प्रमुख त्योहार है। साथ ही एक त्योहार यहाँ पर मनाया जाता है पोइली बैसाख, पोइला बैसाख, यह भी यहाँ का महत्वपूर्ण त्योहार है। अब बात कर लेते हैं यहाँ के नेशनल पार्क, यानी कौन कौन से यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं। तो यहाँ गोरुमारा, एक है सुंदरवन, गोरुमारा सुंदरवन, और साथ ही न्योरा घाटी एक यहाँ पर और नेशनल पार्क है। साथ ही बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान। तो ये 4 यहाँ के नेशनल पार्क हो गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है आज का। हाल ही में जलालाबाद नगर का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है। तो अभी क्या हुआ है, उत्तर प्रदेश में एक जिला है जिसका नाम है शाहजहांपुर, और यहाँ पर एक शहर है। इस शहर का पहले नाम था जलालाबाद इसका नाम था। और ये कब पड़ा था, तो लगभग 113 ईस्वी में, 1034 ईस्वी में इसका नाम जलालाबाद पड़ा था। अब 24 अप्रैल 2022 को हमारे जो सीएम योगी जी हैं, इन्होंने क्या किया, इसको परशुराम जन्मस्थली घोषित कर दिया। ठीक है, तो इनको परशुराम जन्मस्थली, ऐसा माना जाता है कि परशुराम जी का जन्म यहीं पर हुआ था, तो इसको परशुराम स्थली घोषित कर दिया। अब यहाँ के नाम, इसका नाम बदलकर, जलालाबाद का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो परशुरामपुरी इसका नामकरण कर दिया है। तो इसका ऑप्शन हो गया बी। तो ये रहा हमारा जलालाबाद पहले, और अब क्या नाम हो गया इसका, परशुरामपुरी इसका नाम बदलकर कर दिया गया है। ठीक है, ऐसे ही हमने इलाहाबाद का नाम बदलकर क्या किया था, प्रयागराज कर दिया था। वहीं फैजाबाद का जिले का नाम बदलकर क्या कर दिया, अयोध्या कर दिया गया था। ठीक है, चलिए तो अब देख लेते हैं यूपी का मैप। ये है हमारे यूपी का मैप। यूपी में आप यहाँ पर देखोगे लखीमपुर खीरी, और लखीमपुर खीरी से नीचे आने पर पीलीभीत, और लखीमपुर के खीरी के नीचे एक जिला है शाहजहांपुर। और शाहजहांपुर के बॉर्डर किस किस से मिल रहे हैं ये देखिए। तो शाहजहांपुर का ये बॉर्डर मिल रहा है पीलीभीत से, तो पीलीभीत के नीचे शाहजहांपुर, और इधर हो गया हमारा बरेली, पीलीभीत शाहजहांपुर बरेली, इधर का बॉर्डर बदायूं, नीचे फर्रुखाबाद, हरदोई, और इधर लखीमपुर खीरी। इन सब के बीच में ये डिस्ट्रिक्ट है जिसे हम शाहजहांपुर के नाम से जानते हैं। ठीक है, शाहजहांपुर डिस्ट्रिक्ट। अब यूपी में एक स्कीम चलती है, एक योजना है जिसे हम एक जिला एक उत्पाद के नाम से जानते हैं। एक जिला एक उत्पाद, यानी हर जिले का एक उत्पाद को हमने क्या किया है, निश्चित किया हुआ है कि यहाँ का ये उत्पाद फेमस है। ठीक है, तो यहाँ का कौन सा है, तो यहाँ का जरदारी। ठीक है, तो यहाँ का जरदारी जो शिल्प कला है उसको हमने प्रमोट किया है। ठीक है, जरदोजी शिल्प इसको हमने क्या किया है, एक जिला एक उत्पाद की सूची में डाला हुआ है। बात करें यूपी की, तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। योगी आदित्यनाथ जी इसके सीएम हैं। वहीं इसके राज्यपाल
राज्यपाल इसकी हो गई आनंदीबेन पटेल, आनंदीबेन पटेल इसकी राज्यपाल होगी। बात करें यहाँ के लोक नृत्य, तो लोक नृत्य यहाँ पर कौन कौन से होते हैं, तो रासलीला, नौटंकी, थाल, रासलीला, नौटंकी, थाल, पोत और झोरा, पोता और झोरा, ये यहाँ के क्या है, नृत्य है। ठीक है, थाल, पोता और झोरा यहाँ के नृत्य हैं। बात करो यहाँ के नेशनल पार्क की, तो यहाँ पर एक नेशनल पार्क पाया जाता है, और उस नेशनल पार्क का नाम क्या है, तो उसका नाम है दुधवा नेशनल पार्क। दुधवा नेशनल पार्क नाम का एक यहाँ पर नेशनल पार्क पाया जाता है। बात करें यूपी की स्थापना कब हुई, या स्थापना दिवस 24 जनवरी को यूपी का स्थापना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गई पूरी जानकारी आपकी उत्तर प्रदेश के बारे में। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में 18वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड 2025 में भारत के किस छात्र ने 2 पदक जीते हैं? तो अभी क्या हुआ, अभी चाइना का एक शहर है जिसका नाम है जीनिंग शहर, चीन। यहाँ पर क्या हुआ, 18वें IESO का आयोजन किया गया। IESO क्या है, तो ये है हमारा अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी अर्थ साइंस यानी विज्ञान और ओलंपियाड, इसका आयोजन 2025, इसका आयोजन अभी कहाँ हुआ, चीन में हुआ। और इसमें हमारे एक पंजाब के लुधियाना से थे रेयांश गुप्ता, लुधियाना के रेयांश गुप्ता ने यहाँ पर 2 पदक जीते। कितने, 2 पदक जीते। कौन कौन से, तो एक इन्होंने गोल्ड जीता यानी स्वर्ण पदक, और दूसरा इन्होंने रजत पदक जीता। ठीक है, रजत पदक जीता। ठीक है, तो एक स्वर्ण पदक और एक रजत पदक इन्होंने जीता है। साथ ही इन्हें एक विशेष पुरस्कार मिला है, तो इन्हें विशेष GYM पुरस्कार भी मिला है, तो ये वाला पुरस्कार भी इनको दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन हुआ हमारा ऑप्शन बी, रेयांश गुप्ता को मिला है। अगर बात करें भारत का प्रदर्शन कैसा रहा, तो भारत ने यहाँ पर 7 पदक जीते, 7 पदक प्लस 1, ये हुआ हमारा GYM विशेष पुरस्कार। तो ये सब भारत ने जीता है। तो भारत का प्रदर्शन इस बार यहाँ पर अच्छा रहा है। कहाँ हुआ है, तो चाइना में इसका आयोजन किया गया है। चलिए, तो ये हमारे रेयांश गुप्ता जी, अभी इन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है। आज का क्वेश्चन नंबर 8, तो आज का क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत के बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे चुना गया है? तो हाल ही में जो हमारा बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसके अध्यक्ष चुने गए हैं, यानी जो इसके अध्यक्ष हैं, हेड हैं, उनका चुनाव हुआ है। और इसमें कौन जीता है, तो हमारे अजय सिंह जीत चुके हैं, और लगातार तीसरी बार अजय जी की सरकार कहां पर, बॉक्सिंग फेडरेशन में बन चुकी है, यानी अजय सिंह जी इसके हेड बन चुके हैं। अगर बात करूं बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की, तो इसकी स्थापना 1949 में हुई, और इसका जो हेड ऑफिस है, यानी जो इसका मुख्यालय वो कहाँ पर है, तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। ठीक है,
तो दिल्ली में इसका मुख्यालय हुआ। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। आपको अजय सिंह जी के दर्शन भी करा देते हैं। तो ये हैं हमारे अजय सिंह जी, और 3 बार से बॉक्सिंग फेडरेशन के ये अध्यक्ष हैं। तो इस बार भी ये अपना कार्यकाल शुरू करेंगे। पूरा करेंगे या नहीं करेंगे ये वक्त जाने। हाल ही में जारी IT 2.0 के तहत डाक सेवाओं में कौन सी नई भुगतान प्रणाली शामिल की गई है? अभी हमारे केंद्रीय मंत्री जिनका नाम क्या है, ज्योतिरादित्य सिंधिया, इन्होंने अभी क्या किया, जो हमारा डाक विभाग है, डाक विभाग को आधुनिकृत करने के लिए क्या किया, इन्होंने एक योजना शुरू की। और ये क्या है कि अब आप जब भी पोस्ट ऑफिस में जाएंगे, पोस्ट ऑफिस यानी डाकघर में जाएंगे या डाक वाला आपके घर आए, आपके घर पर कोई पार्सल देने आता है, तो दोनों ही जगह पर आपको अगर पेमेंट करना हो, पेमेंट के लिए आप QR कोड और प्लस UPI किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। यानी इसके द्वारा अब क्या कर सकते हैं, आप पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हैं डाक विभाग को। तो इसका ऑप्शन क्या हुआ, ऑप्शन QR कोड और UPI आधारित भुगतान, ऑप्शन बी। अब ये सुविधा भी डाक विभाग में शुरू कर दी गई है। ठीक है, तो क्या हुआ, डाक पे, इसका नाम रखा गया है डाक पे, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। इसमें अब UPI की सुविधा कर दी गई है। क्वेश्चन नंबर 10, आज का क्वेश्चन नंबर 10 है, जज फ्रैंक कैप्रियो, जज जो हमारे फ्रेंच कैप्रियो हैं, इनका लंबी बीमारी के साथ क्या हुआ है, इनका निधन हो गया है। तो ये कौन सी बीमारी से पीड़ित थे, तो ये थे हमारे पैंक्रियाटिक कैंसर, यानी पैनक्रिया के कैंसर से ये बीमार थे। ठीक है, अब ये थे कौन, तो ये अमेरिका के एक जज थे, के एक न्यायाधीश थे। और ये किस लिए फेमस है, तो ये सबसे प्रसिद्ध न्यायाधीश में से एक है, सबसे USA के सबसे प्रसिद्ध न्यायाधीशों में से एक है। ठीक है, क्यों प्रसिद्ध हैं ये, क्योंकि इन्हें सबसे दयालु न्यायाधीश कहा जाता था। ठीक है, तो इनको सबसे दयालु न्यायाधीश कहा जाता था, इसलिए ये फेमस थे। अभी इनका लंबी बीमारी के कारण क्या हुआ है, कैंसर की बीमारी के कारण इनका निधन हो गया है। कैंसर जो एक हमारी कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि, अगर आपसे कोई पूछे कि कैंसर होता क्या है, तो कैंसर हमारी कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि होती है। जैसा कि आप जानते हैं, कोशिकाएं प्रतिदिन बनती और टूटती हैं, यानी मर जाती हैं, लेकिन अगर उनमें अनियंत्रित वृद्धि हो जाए तो उसको हम कैंसर के रूप में जानते हैं। कोबाल्ट 60 का उपयोग हम कैंसर के उपचार में करते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के 10 सवाल। आशा करता हूं कि आपको मेरा ये प्रयास पसंद आया। तो अगर आपको ये पसंद आया है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।